हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। अभी तक हमने कर लिया है, देखो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और सेक्शन नंबर 7, जिसके अंदर हम देख चुके हैं कि सप्लाई एक्चुअल में होती क्या है, कि भाई कंसिडरेशन मिलेगी और साथ के साथ हमारे पास फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में होगा और गुड्स या सर्विस बनेगी तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ें सप्लाई बनेगी ही नहीं, यानी कि ये एक लिस्ट है जिस लिस्ट के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं चीज़ों को आप एनालाइज करेंगे। उन्हीं चीज़ों को अगर आपको सेम चीज़ नज़र आती है तो उसको सप्लाई ही नहीं मानेंगे। अब देखो यार, अगर मैं थोड़ा सा इसको आपको ब्रॉडली समझाऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास लेट्स सपोज कि आपको एक क्वेश्चन आया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लेट्स सपोज 6 आइटम्स वहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। कोई गुड्स हैं, कोई सर्विस है, इस तरीके से आपको लिस्ट में चीज़ें दी हुई हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है कि भाई जैसे आइटम नंबर 1 है, दिस इज लाइबल टू जीएसटी। अगर गुड्स होगा तो जो रेट दिया होगा को रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में साथ साथ आपको दिया हुआ है कि भाई गुड्स के ऊपर लगता है 18% फॉर गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है आपका 12%। तो अब आपका काम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होने वाला है कि भाई आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि वो गुड्स है या सर्विस है, ठीक है। अगर वो गुड्स निकला तो 18% लगाना है आपको, सर्विस बना तो आपको 12% लगाना है। वो चीज़ थोड़ा बहुत क्लैरिफाई करता है शेड्यूल नंबर 2 आपका। उसके बाद आपको ये देखना है कि भाई वो सप्लाई है भी या नहीं। अगर वो सप्लाई ही नहीं हुआ तो कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए आपको शेड्यूल्स का और सेक्शन का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन आपको बताता है वो एक प्रॉपर फॉर्मूला कि वो सारी आइटम्स उसमें आती हैं तो इट विल बी ए सप्लाई, अदरवाइज इट विल नॉट बी ए सप्लाई, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 1 के अंदर चीजें आती हैं जो कि भाई सप्लाई मानी ही जाएंगी, दैट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई, चाहे उसके अंदर कंसिडरेशन ना ही क्यों ना हो, फॉर्मूला कंप्लीट ना भी हो तब भी वो सप्लाई मानी जाएगी। तो ये फिल्टर आपका वहां पर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि यार सप्लाई क्या क्या नहीं बनेगी। सप्लाई ना बनने के भी रीजंस होते हैं, आपको वो रीजन भी यहां पर आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है या फिर आपको वर्किंग नोट बना के देना पड़ सकता है वो रीजन किस प्रकार का होता है। लेट्स सपोज पहला बातों को बताता हूं कि अगर मान लो शेड्यूल 3 जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं वो शेड्यूल 3 ने जीएसटी से ही बाहर निकाल दिया है कि भाई इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। एक रीजन वो हो सकता है। तो मान लो सेकेंड आइटम जो है वो शेड्यूल 3 में आती है तो आपको मेंशन करना होगा कि भाई शेड्यूल 3 की वजह से इस चीज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब आगे जाके हम चैप्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं, एक आएगा आपका पार्ट एग्जम्पशन का, यानी कि कुछ चीजों को एग्जम्पशन देके जीएसटी से बाहर किया गया है। यानी कि वो सप्लाई तो होती हैं, उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब कुछ उसमें होता है, उसमें गुड्स और सर्विस भी होता है, कंसिडरेशन भी होता है, बिजनेस में भी होती है, बट क्योंकि उनको स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट किया गया है वाइड नोटिफिकेशन तो उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो दैट्स अनदर रीजन फॉर नॉट बीइंग लायबल टू जीएसटी। तो यहां पर मान लो थर्ड पॉइंट जो आपका है वो आपका यहां पर दिया हुआ है कि भाई एग्जम्पशन वाली कोई आइटम आपको दे रखी है तो आपको यह बताना होगा कि भाई ये चीज एग्जम्प्ट है, इसीलिए मैं इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा रहा हूं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू नो थिंग्स। तो इसलिए इन चीजों को याद रखना जरूरी है कि भाई कुछ चीजों में आपको कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो आपको बताना होगा कि भाई क्योंकि मान लो फोर्थ चीज है उसमें कंसिडरेशन नहीं है लेकिन वो शेड्यूल 1 की आइटम है जहां पर हमने क्या पढ़ा था कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगी तो भी उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा कि भाई इस पे कंसिडरेशन नहीं होने के बावजूद भी हम जीएसटी लगा रहे हैं 18 या 12 जो भी है गुड्स या सर्विस होने की वजह से, क्योंकि ये शेड्यूल 1 में हमें दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर्स, कि आपको ये चीजें समझाता है कि भाई कौन सी चीज। अब देखो, अगर आप इन अ नटशेल देखो कि आपने ये चैप्टर पढ़ के क्या क्या सीखा है तो भाई इन अ नटशेल यू कैन सी कि आपके पास सबसे पहली चीज तो आपको ये पता चल गया कि भाई गुड्स और सर्विस होते क्या हैं। हमने डेफिनेशन देखी, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज की सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हमने यहां पर यह देखी कि भाई गुड्स एंड सर्विस तो हो गई हैं बट उसको सप्लाई यानी कि इसको जीएसटी लगाने के लिए क्या क्या फॉर्मूला हमें चाहिए। तो हमारे पास गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, प्लस यहां पर ये कंसिडरेशन होना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ओके, तो ये चीजें हमने सीखी। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आया। उसके बाद हमने देखा कि भाई ये चीज तो हमने समझ लिया, लेकिन
कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर इन सब चीजों के ना होने के बावजूद भी आपको उस चीज के ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा या फिर नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो चीजें हमें बताई शेड्यूल 1 ने या फिर शेड्यूल 2 ने। शेड्यूल 1 ने बताया कि भाई मानो या ना मानो लगाना ही पड़ेगा, तो वो डीम्ड की बात आ गई कि कंसिडरेशन नहीं भी थी तब भी उसको सप्लाई मान लिया गया। और शेड्यूल 3 ने हमें बताया कि भाई सप्लाई कब कब नहीं मानी जाएगी, चाहे ये सब कुछ उसके अंदर कंप्लीट हो रहा हो। और शेड्यूल हमारा जो था 2, शेड्यूल 2 ने हमें थोड़ा बहुत क्लैरिफाई किया कि भाई गुड्स क्या होते हैं और सर्विसेज क्या होती है। तो दिस इज योर एंटायर चैप्टर। ये चीजें यहां पर हमने समझी है। तो अभी तक अगर हम देखें तो भाई हमने गुड्स एंड सर्विस देख चुके हैं, हम ये फॉर्मूला देख चुके हैं, हम शेड्यूल 2 देख चुके हैं, शेड्यूल 1 देख चुके हैं। अब बारी है हमारे उन आइटम्स की जो शेड्यूल 3 के अंदर आती है कि भाई ये चीजें सप्लाई बनेंगी ही नहीं, चाहे आप इसमें कंसिडरेशन भी हो, चाहे ये चीज बिजनेस में भी हो, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस, सप्लाई इसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो भाई इन चीज़ों को समझने के लिए शेड्यूल 3 है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, 4-5 आइटम्स हैं, बस उनको रट के चलना है, उनको दिमाग में रख के चलना है कि भाई ये दिखेगी शेड्यूल 3 लगा के उसको नॉन सप्लाई डिक्लेयर कर देंगे, बात खत्म। तो भाई सबसे पहले क्या आता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ओके, यानी कि एम्प्लॉयर मतलब कोई एम्प्लॉई है जो सैलरी के नाम पे अगर कोई चीज़ ले रहा है, ठीक है, सैलरी हेड में डिडक्टेबल हो रहा है वो, तो उस चीज़ के अंदर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, वो आपका कैजुअल वर्कर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मान लो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई काम हो रहा है, लेट्स सपोज कि बिग फोर्स है, ठीक है, ईवाई काम करा रहा है, उसके पास एक बड़ा ऑडिट आ गया जिसमें उसकी टीम कम पड़ रही है, तो उसने कहा डिलॉयट को कि चल ठीक है यार, तुम अपनी टीम भी थोड़ी सी मुझे दे दो, तो उसमें हम मिलके ये ऑडिट कंक्लूड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ईवाई वालों ने डिलॉयट के लोगों को एम्प्लॉय नहीं किया है, उन्होंने डिलॉयट की हेल्प ली है प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे। ईवाई इज अ प्रिंसिपल, डिलॉयट इज अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ये काम हो रहा है, तो यहां पर इसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा। ये चीज इस चीज से बाहर है, इस चीज से बाहर है मतलब उस पर जीएसटी लगेगा। यानी कि डिलॉयट अपने एम्प्लॉयज देने के लिए जो पैसा चार्ज करेगा वो उसके ऊपर जीएसटी लगाएगा, लेकिन डिलॉयट जो अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे रहा है उस पर वो जीएसटी नहीं लगाएगा। समझ में आ गई बात? तो भाई इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। बाकी आपका चाहे वो कैजुअल एम्प्लॉय हो चाहे वो फुल टाइम एम्प्लॉय हो, डजंट मेक अ डिफरेंस, वो आपका एम्प्लॉय ही है। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन अगर कोई दिखती है तो वहाँ पर आप उसको एलिमिनेट करके चलेंगे। ओके, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, किसी बिल्डिंग ने कुछ किसी और कंपनी का कोई काम के लिए उन्होंने सर्विसेज ली, जैसे मान लो आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली आपने किसी से, तो आर्किटेक्ट जो आपको सर्विसेज देगा वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो आपको प्रिंसिपल बेसिस वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो काम करके वो चला जाएगा, तो वहां पर जीएसटी लगेगा। ओके, यू गॉट माई पॉइंट। वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है प्रॉपर, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो ये बात आपको आई गेस समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि भाई जो भी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं उनको पकड़ लो, उनको जो पैसा दिया जा रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि अगर आप ट्रिब्यूनल हो, कोई कोर्ट का ट्रिब्यूनल है, वो कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सीधी सी बात है यार, न्याय के ऊपर जीएसटी नहीं लगा रहे। फंक्शंस परफॉर्म बाय एमपी, बड़ी कुर्सियां मैंने आपको बताया, एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये शेड्यूल 3 के थ्रू वहां से बाहर है। ओके, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इन दैट कैपेसिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर उसको कोई प्रोविजन के अंदर उसको कोई सीट मिली हुई है, बड़ी सीट, यानी देखो गवर्नमेंट ने बड़ी सीट अगर दे रखी है, देखो यहाँ पर लिस्ट भी है बड़ी लंबी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, आपका चेयरमैन ऑफ यूनियन यूपीएससी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ड्यूटीज परफॉर्म बाय किसी भी चेयरपर्सन का या मेंबर, डायरेक्टर या बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कोई बॉडी है, उस बॉडी का कोई चेयरमैन है, डायरेक्टर है, तो उनके ऊपर भी जीएसटी, उनको पैसा पे किया जाएगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद आता है कि भाई आप इंसान की आखिरी स्टेज यानी कि फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी, ये जो चीज़ें हैं भाई थोड़ी सेंटिमेंटल चीज़ें हैं, इस पर जीएसटी लगाए क्या मिलेगा? तो यहाँ पर भी ये सर्विसेज अगर प्रोवाइड की जा रही है, उसके लिए पैसा चार्ज अगर किया जा रहा है, तो उस केस के अंदर आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं हमारे पास, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता।
एक्शनेबल क्लेम्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ें जहां से आप पैसा अपना क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस, मान लो आपने गाड़ी का आपका इंश्योरेंस था, कुछ हुआ, आपको इंश्योरेंस का पैसा लेना है, दैट इज लाइक आप एक्शन लेके उस क्लेम को रिकवर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को एक्शनेबल क्लेम्स कहते हैं, इस टाइप की चीज़ों को। अब यहां पर कुछ एक्शनेबल क्लेम्स ऐसे हैं जो शेड्यूल 3 में नहीं आते, दैट मीन्स जीएसटी में आते हैं, उनके ऊपर जीएसटी लगेगा। ओके, वो क्या चीज़ें हैं? वो ये वाले एक्शनेबल क्लेम्स, यानी कि बैटिंग है, कसिनोज हैं, गैम्बलिंग है, हॉर्स रेसिंग है, लॉटरी है, ऑनलाइन मनी गेमिंग है। यहां पर एक्शनेबल क्लेम्स किस तरीके से होते हैं? अब मान लो आप कसिनो में गए, आपने कुछ पैसे लेके एक मशीन के अंदर डाले, उस मशीन में आपका लकी ड्रॉ निकल गया और आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, तो ये आपका अब एक्शनेबल क्लेम बन गया उस कसिनो के टुवर्ड्स कि भाई अब उनको वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। सो दैट टाइप ऑफ एक्शनेबल क्लेम इज लाइबल टू जीएसटी। इनके अलावा, इस लिस्ट के अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं, तो बेसिकली देखो यार, जुआरियों वाली चीजें हो गई सारी की सारी, बैटिंग है, कसिनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, सब जुए वाली चीजें हैं। तो जुए वाली सारी चीजों के ऊपर जीएसटी लगेगा। उसके अलावा जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, ऑनलाइन मनी गेमिंग का जो पार्ट है, इसको हम आगे फर्दर चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नो वरीज। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि को इंश्योरर वाला और लीड इंश्योरर वाला पॉइंट। ओके, यहां पर ये चीज़ क्या कहता है? अभी तक आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट यहां पर समझ में आ गए होंगे। यहां पर हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले देखा हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, उसके बाद हमने देखा बड़ी सीट सारी की सारी, उसके बाद हमने देखा भाई जो आखिरी आपका रास्ता, आखिरी क्रिया होती है इंसान की, या फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, तो इन चीज़ों के लिए। उसके बाद हमने देखा आपका एक और है यहाँ पर सेल ऑफ लैंड। हाँ, सेल ऑफ लैंड जो है वो यहाँ पर सप्लाई में नहीं माना जाता, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, लेकिन सब्जेक्ट टू शेड्यूल टू के अंदर जो चीज़ों को सर्विस माना गया है उन चीज़ों के ऊपर तो लग जाएगा। बट सेल ऑफ लैंड इन इट सेल्फ की पूरा का पूरा आप ओनरशिप ऑफ टाइटल वो चीज़ ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस के अंदर उस चीज़ के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा आपका। ओके, यहां पर आता है एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरर। अब यहां पर हो क्या रहा है कि भाई देखो, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो आपका इंश्योरेंस करती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंसेज ऐसे होते हैं कि वो एक साथ बेयर नहीं कर पाते, तो वो अपना रिस्क शेयर कर लेते हैं। शेयर करने का मतलब ये है कि भाई 2-3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे कोटक और एलआईसी ने मिलके ये कहा कि भाई ये बहुत बड़ी कंपनी है, इनके सारे एम्प्लॉयज़ का हमें इंश्योरेंस उठाना है, ठीक है, तो उस केस के अंदर अकेला मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो लेट्स शेयर दिस रिस्क एंड शेयर द रिवॉर्ड। तो वो जो भी प्रीमियम वहाँ से रिसीव होता है वो प्रीमियम भी आपस में बांटते हैं, और जब अगर उनको कोई पैसा ड्यू बनता है, उनको जो पैसे पे करने पड़े, अगर कभी एक्शनेबल क्लेम अगर वो कभी बना, तो उस केस के अंदर वो आपको शेयर, दोनों को रिस्क भी साथ के साथ वो शेयर करेंगे इनकम के साथ साथ। तो भाई ऐसे बिजनेस के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, तो यहां पर फॉर द इंश्योरेंस सर्विसेज ज्वाइंटली सप्लाइड बाय द लीड इंश्योरर एंड द को इंश्योरर टू द इंश्योर्ड इन को इंश्योरेंस एग्रीमेंट सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द लीड इंश्योरर pays the central tax, state tax, unit rated tax on the entire amount of the premium paid by the co-insured। तो भाई इसके अंदर ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने आपस में क्या एक डील करी है कि जो लीड इंश्योरर होगा वो उसके अंदर दोनों के बिहाफ में सारा का सारा जीएसटी की फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा। जैसे कि क्या हुआ, अब मान लो जो कंपनी थी, जिस कंपनी की हम सेड कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराया, वो जाके पहुंचे एलआईसी के पास, तो एलआईसी इज द लीड इंश्योरर जिसके पास वो सबसे पहले गए हैं। फिर जब एलआईसी के पास वो इंश्योरेंस के लिए लोग आए, तो एलआईसी को लगा कि नहीं यार ये तो मेरे लिए बहुत भारी है, तो मैं शेयर करना चाहूंगा, तो वो गया कोटक के पास। तो नाउ एलआईसी इज द लीड इंश्योरर, तो जितनी भी प्रीमियम डायरेक्टली रिसीव होगा वो किसको होगा? एलआईसी को। तो जीएसटी का जो बिल है वो एलआईसी बनाएगा, तो वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी की सारी उसको पूरी की पूरी करनी होगी जीएसटी की। तो जो जितना भी टैक्स है आपका, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो भी बनता है वो चीज़ यहाँ पर ये पे करके चलेगा। ओके, अब को इंश्योरेंस इज अ प्रैक्टिस वेयर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज ज्वाइंटली कवर अ सिंगल इंश्योरेंस पॉलिसी। यही चीज़ आपको बताई गई है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी को कवर करती है, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल इंश्योरर बेयरिंग द एंटायर रिस्क, ठीक है। द रिस्क इज शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर इंश्योरर्स, जो कि होता है को इंश्योरर। तो ये इसी चीज को समझाया गया है यहां पर। ओके, वन ऑफ द को इंश्योरर इज डेजिग्नेटेड एज लीड इंश्योरर।
तो भाई लीड इंश्योरेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर आपके पास हो जाता है मैनेजिंग द पॉलिसी, हैंडलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। ये यहाँ पर इसको सिर्फ एक डिटेल बताई गई है उस पूरे के पूरे बिजनेस का। मेन पॉइंट तो देखो हमारा ये है, ठीक है। इसके बाद नीचे का जो है ये इस जो चीज़ मैंने आपको समझाई है उस पूरी चीज़ को यहाँ पर एक तरह से दोबारा समझाया जा रहा है। इट्स डेफिनेशन ऑफ को इंश्योरेंस। बेसिकली रीड करना है तो कर लेना, बाकी आपसे एग्जाम में ये डेफिनेशन तो देखो नहीं पूछी जाएगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिसी, ये सब चीज़ें यहाँ पर बता दी। ओके, the lead insurer collect the total premium from the insured and the apportions the premium between the co-insurers based on their respective shares of the risk along with applicable taxes, ठीक है। तो यहाँ पर इसको शेड्यूल 3 में तो बेसिकली हाँ, इसको शेड्यूल 3 में क्यों रखा गया है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसको शेड्यूल 3 में रखने का रीज़न ये है कि इसको मार्क कर लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। तो भाई यहाँ पर शेड्यूल 3 का रीज़न ये है कि एक सर्विस तो यहाँ पर आपकी ये हो गई, जैसे कि कोई XYZ कोई भी कंपनी है जिसको अपने सारे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस करवाना था, वो गई LIC के पास। LIC अकेले बेयर नहीं कर सकती तो उसने बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील कर रखा था, A, B, C अलग अलग, ठीक है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर एक बार को पकड़ते हैं कि LIC इज द लीड इंश्योरर, ठीक है। ओके, अब ये क्या करता है, ये प्रीमियम इकट्ठा करता है इन सब से, ठीक है। तो जो ये प्रीमियम इकट्ठा करेगा जो लीड इंश्योरर, तो इसको इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि इसी पॉइंट पे ये जो है इसके ऊपर जो GST बनेगा उसको पे करेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली कलेक्ट तो कंपनी से ही कर रहा है बट गवर्नमेंट को पे करेगा, ओके। अब इसके बाद का स्टेप क्या बनता है कि इसने इंश्योरेंस इकट्ठा, प्रीमियम इकट्ठा कर लिया। लेट सपोज इसने प्रीमियम इकट्ठा कर लिया यहाँ पर 150 रुपीज़, ठीक है। अब इसका काम क्या बनता है, नहीं सॉरी 200 रुपीज़, ईजी करने के लिए 200 रुपीज़ लेके चलते हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि भाई इस 200 रुपये को चारों के अंदर आपस में इक्वली बांटना है, तो सबके बन गए 50-50 रुपये। तो भाई देखो एक काम तो ये हो गया, ट्रांजेक्शन यहाँ से यहाँ पहुँची, ठीक है। तो यहाँ पर GST का फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। उसके बाद एक चीज और हुई जहां पर ये ट्रांजैक्शन यहां से यहां पहुंची, इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जो एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन द को इंश्योरेंस, तो वो जो काम है इस टास्क का GST, इनके ऊपर GST नहीं लगेगा। दिस इज अंडर शेड्यूल 3 एंड आउट ऑफ GST। अब उस चीज को अगर ध्यान से पढ़ोगे आप तो यू विल फाइंड यहां पे है एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम। जब कलेक्ट किया गया तो GST लगा है और GST लगेगा, बट जब उसको अपोर्शन करा जा रहा है बाकी को इंश्योरेंस में, यानी LIC जब उस पैसे को कोटक महिंद्रा से बांटेगी तो वो बांटते समय उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहां पर यह चीज क्लियर की गई है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ओके। सर्विसेज बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और द री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द री इंश्योरेंस पेड बाय द इंश्योरर टू द ये देखो इसमें भी मेन बात ये याद रखते हैं, ये तो है सर्विस जिस चीज़ को शेड्यूल 3 में डाला गया है, यानी GST से बाहर रखा गया है। इसमें होता क्या है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर बेसिकली देखो ध्यान से पढ़ेंगे, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू द री इंश्योरर, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने पहले इंश्योरेंस करा लिया, अपना खुद के लिए करा लिया, आपने उस इंश्योरेंस को, वही खुद बेयर नहीं कर रहे हो, आपने ये इंश्योरेंस आगे किसी और को दे दिया कि भाई तू इसकी कमाई भी तू ले और इसका सारा, यहाँ पर हम बांट नहीं रहे हैं, यहाँ पर अब मैंने अपना बोझ किसी और के ऊपर डाल दिया, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है ये भी यहाँ पर GST से बाहर है। डिडक्टेड फॉर द री प्रीमियम पेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट reinsurer on the gross reinsurance premium payable by the reinsurer to the reinsurer inclusive of the said commission, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर ये हो जाएगा कि ये जो आपस में जो ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस पर GST नहीं है, जो इवेंचुअली जो चीज़ होनी है, जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचना है उसमें GST लगेगा, बट इस सर्विस के जो चीज़ है, ये जो एलिमेंट है री इंश्योरेंस वाला जो एलिमेंट है उसके ऊपर GST नहीं बन रहा, ठीक है। सेम चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पर बांटा जा रहा था बस, और यहां पर एक ही इंसान को बेयर करना होगा, यहां से ट्रांसफर होकर दूसरे पे वो चीज़ पहुंच जाएगी, ओके। तो यहां पर हुआ आपका ये वाला पार्ट खत्म। इसको और अगर अच्छे से देखें तो ये तो था, देखो हमने उसमें देखा, हाँ ये कुछ नॉन सप्लाईज हैं, देखो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको आप सिंपली रीड करेंगे तो आप समझ जाओगे क्या क्या है। जैसे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ मैं,
पंचायत की एक्टिविटीज़ हैं, म्यूनसिपालिटीज़ की एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कोई तो वो आपके जीएसटी से नॉन सप्लाई में आती है। नोटिफिकेशन के थ्रू इसको अलग से नॉन सप्लाई बोला गया है। शेड्यूल 3 खत्म हो चुका है। शेड्यूल 3 के बाद नोटिफिकेशन के थ्रू भी बीच बीच में, जैसे देखो, नोटिफिकेशन के थ्रू आप ये एग्जाम्पशंस भी निकालते हैं, क्लैरिफिकेशन के थ्रू भी कुछ चीज़ें आपकी एग्जाम्प्ट हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें इन नोटिफिकेशंस के थ्रू एग्जाम्प्ट कर दी जाती हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता। तो इन चीज़ों को आपको अपडेट रखना पड़ता है। अमेंडमेंट्स जो आती हैं एग्जाम से पहले वो इसी टाइप की चीज़ें आती हैं कि किसी चीज़ को नोटिफाई करके जीएसटी से बाहर कर दिया, किसी चीज़ को नोटिफाई करके जीएसटी के अंदर ले आए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है। ओके, फिर आता है हमारे पास ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस, वो भी जीएसटी से बाहर है। नॉन सप्लाईज बाय वे ऑफ सर्कुलर, अब देखो सर्कुलर भी आता है, सर्कुलर के थ्रू भी यहां पर आपको नॉन सप्लाई डिक्लेयर की जा सकती है। तो वहां पर क्या आता है, कन्वेयंस का इंटरस्टेट मूवमेंट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, किस केस में, कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स और बोथ, या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए अगर ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो इनको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इसमें अगर चीज़ें जो जा रही है वो सप्लाई बन जाएगी, सर्विस उसकी सप्लाई बन जाएगी, बट ये चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह जाना इज नॉट अ सप्लाई। ओके, तो यहां पर ये चीज़ हो गई आपकी। रिग्स एंड स्पेयर्स, ये भी बिल्कुल सेम पॉइंट है, इसको आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रीड करके समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं आप देखो, ठीक है, वाउचर्स के अंदर आता है कि भाई ये तो पहली बात तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपको अमेजोन के वाउचर्स मिल जाते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि वो वाउचर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उस वैल्यू के आपको बाद में वहां से गुड्स मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपको 500 रुपए का वाउचर मिला है तो आप 500 रुपए की परचेज उस वाउचर के थ्रू कर सकते हो, इजी। ठीक है, उसके बाद आता है ये जो वाउचर होगा ये एक मनी की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रीपेड जो आपने पहले पे कर चुके हो, आपने वाउचर ले लिया, इट्स एज सेम एज मनी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप अमेजोन पे गए, आपने अमेजोन पे वो गिफ्ट कार्ड खरीदा 500 रुपए का, लेट सपोज। ठीक है, अब हुआ क्या है, आपका जो कैश था वो उस कार्ड में कन्वर्ट हो गया है वो वही कैश है। आप अपने कैश को बस कार्ड में कन्वर्ट कर चुके हो कि भाई मुझे कभी भी पेमेंट करनी हो, मुझे फटाफट अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ ना करना पड़े, मुझे डेबिट कार्ड यूज़ ना करना पड़े, मैं सीधा वो जो वाउचर का कूपन कोड है वो लगाऊंगा और मेरी पेमेंट हो जाएगी और मैं ले आऊंगा। तो इट इज एज सेम एज मनी। तो जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको मनी की डेफिनेशन में रखा गया है और उसको गुड्स, और इसीलिए उसको ना वो गुड्स बनेगा ना वो सर्विस बनेगा, जैसा कि हम डेफिनेशन ऑफ गुड्स के अंदर ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है आपके पास नॉट अ पीपीआई, यानी कि जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ठीक है, वो कौन से होते हैं, वाउचर क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द सप्लायर टू एक्सेप्ट इट एज कंसिडरेशन, पार्ट कंसिडरेशन एंड एश्योर द बेनिफिशियरी वाउचर हेल्डर टू क्लेम सर्टेन गुड्स। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, वो चीज़ हो गई कुछ खराब हो गई या कुछ भी हो गया, वो रिप्लेस नहीं हो पा रही, कंपनी ने बोला कि ठीक है यार, इसके लिए हम आपको कंपनसेट करने के लिए आपको एक हमारी कंपनी का ही वाउचर दे देते हैं कि आप फ्यूचर में 10,000 रुपए की चीज़ हमारे यहाँ से कभी भी खरीद सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, मैंने पैसे देके वो वाउचर नहीं खरीदा, वो मुझे मेरी इनकन्वीनियंस के लिए बेनिफिट मिला है। ओके, उस बेनिफिट को मैं कभी भी एनफोर्स करा सकता हूं, जिसके लिए कंपनी को पैसा नहीं मिला है। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्शनेबल क्लेम, कि एक क्लेम है मेरा कंपनी के प्रति जिसको मैं एक्शन लेके एनफोर्स करा सकता हूं। यानी कंपनी ने मुझे वाउचर दे दिया, वो वाउचर लेके मैं उनके शोरूम पे खड़ा हो जाऊंगा कि ठीक है यार, अब तुमने वाउचर दिया था, अब इस वाउचर के बदले में मुझे जो चीज़ चाहिए वो दे दो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो भाई ऐसे केस के अंदर दिस इज एन एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम इज ऑल्सो नॉट लायबल टू जीएसटी, क्योंकि ये सट्टा नहीं है, ये आपने जुआ नहीं खेला। जुए वाले सारे एक्शनेबल क्लेम आर लाइबल टू जीएसटी, बट उसके अलावा जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो शेड्यूल 3 के अंदर आते हैं, जो कि ये बात बोलता है। तो भाई ट्रांजैक्शन इन वाउचर जो है, चाहे वो प्रीपेड हो चाहे वो प्रीपेड ना हो, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नाइदर सप्लाई नोर गुड्स। ये कुछ भी नहीं बनेगा, सर्विस भी नहीं है, गुड्स भी नहीं है, जीएसटी के अंदर ये चीज आती ही नहीं है।
ओके, तो यहां पर ये चीज हो गई। अब यहां पर क्या हुआ, एक और क्लैरिफिकेशन ये है कि जो वाउचर अगर आपको मिला है, आपने 500 रुपये दिया, आपको 500 रुपये का वाउचर मिला, दिस इज नॉट अ सप्लाई, इस पर कोई भी आपकी कमाई नहीं है, अमेजोन की उस वाउचर से कोई कमाई नहीं है। वाउचर से जो सामान बेचेंगे बाद में एट द एंड, उससे कमाई है, उस पर जीएसटी लग रहा है, बट इन इट सेल्फ वाउचर इज नॉट मेकिंग देम एनी मनी। लेकिन अगर आपको वो वाउचर देने के लिए कमीशन चार्ज की जा रही है या कोई और चीज चार्ज हो रही है किसी भी नाम से, तो भाई उस केस के अंदर उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा, बट वाउचर इन इट सेल्फ इज नॉट अ सप्लाई, वो हम ऊपर डिसाइड कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ गई। तो भाई देखो, जो एडिशनल सर्विसेज हैं उनको तो आप जीएसटी लगा देंगे, बट एक आता है अनरिडीम्ड वाउचर्स ब्रेकेज। जो कुछ वाउचर हैं जो यूज़ ही नहीं हुए, रिडीम ही नहीं हुए, तो भाई उसमें कोई सप्लाई ही नहीं हुई और वो जीएसटी में नहीं आएगा। बहुत ही ऑब्वियस सी बातें हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भाई ये जो सप्लाई वाली बात है, ये है आपका मेन पॉइंट अभी का, इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। यहाँ पर क्या बात हो रही है, कंपोजिट एंड, देखो इससे पहले जो हमने बात की थी यहाँ पर सिर्फ बताया गया है कि भाई सप्लाई जो है टैक्सेबल पर्सन करता है, तो उसको टैक्सेबल और टैक्सेबल सप्लाई होती है। टैक्सेबल सप्लाई कौन सी होती है, जिनके ऊपर जीएसटी लेवेबल होता है, जिनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, जिन पे निल रेटेड सप्लाई नहीं है, वो दीज आर टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई इज अ टर्म जिसको कहते हैं कि भाई उस पर जीएसटी लगेगा, और वो टैक्सेबल सप्लाई करने वाला कौन है, दैट इज ए टैक्सेबल पर्सन। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, हल्का सा रीड कर लेना, इतना कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ये। अब आता है लास्ट पॉइंट, कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। अब मैं आपको समझाता हूं इन दोनों में डिफरेंस। इस एक पेज के अंदर अंदर वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और एग्जाम के अंदर भाई आ जाता है ये 2 नंबर 4 नंबर में भी कई बार आ जाता है। कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेते हैं, कंफ्यूज किस पॉइंट पे होते हो। देखो, कॉम्पोजिट की अगर मैं बात करूं और अगर मैं बात करूं साथ में मिक्स्ड की, तो यहां पर दोनों में डिफरेंस क्या आता है। कॉम्पोजिट सप्लाई कौन सी होती है, जिसके अंदर आपका एक सप्लाई तो होगी प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है, और दूसरी सप्लाई होगी उसके साथ चिपकी हुई ऑक्सिलरी सप्लाई, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या है। मेन सप्लाई कि भाई आप किस इंटेंशन से उस चीज को लेने गए थे, ठीक है, मेन तो पार्ट वो होता है, और साथ में वो चीज मिली है कोई और चीज, दैट विल बी द ऑक्सिलरी सप्लाई। अब जैसे मान लो मैं आपसे बात करूं एयरलाइन की, ठीक है, तो आपका जो मेन सप्लाई है वो है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन। अब बीच में आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, आपको फ्री में फूड मिल रहा है, आपको कोई भी चीज मिल रहा है, आप खाना खाने नहीं गए थे कि आप खाना खाने गए थे, बाई चांस आप मुंबई से दिल्ली पहुंच गए, आपको मुंबई से दिल्ली जाना था और बीच में आपको खाना सर्व कर दिया गया। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्वाइट ऑब्वियसली यहां पर क्या हुई, तो जो फ्लाइट है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना था, दैट इज योर प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। खाना इज ऑक्सिलरी। तो यहां पर क्या होगा, अगर मान लो प्रिंसिपल सप्लाई यानी फ्लाइट के ऊपर है 18% रेट ऑफ जीएसटी और फूड के ऊपर है 24% रेट ऑफ जीएसटी, लेट्स सपोज, तो स्टिल जो पूरी की पूरी सप्लाई होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, और उस पर जीएसटी लगेगा 18% के रेट से। किसका रेट लगेगा, जो कि आपका प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल सप्लाई का रेट कम भी है, स्टिल प्रिंसिपल सप्लाई का रेट ही माना जाएगा, इट विल बी ए कॉम्पोजिट सप्लाई। बस आपको उसके नेचर को पकड़ना है कि क्या वो चीजें नेचुरली बंडल होती हैं, कि भाई एयरलाइन के अंदर फूड प्रोवाइड कराना नेचुरल है, ऑब्वियस ही बात है भाई, लंबी फ्लाइट है, भूख लगती है, बीच में खाना देना पड़ता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, ओके, इट इज नॉट अननेचुरल, ठीक है। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें कि शेविंग क्रीम के साथ आपको रेजर मिल रहा है, दिस इज नेचुरली बंडल थिंग्स, कि आप एक साथ का टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश होता है, नेचुरली बंडल थिंग्स, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको देखनी है कि क्या नेचुरली ये सेंस बनती है इन चीजों की, है ना, कि आपको पानी मिल रहा है बॉटल के अंदर मिल रहा है एक बहुत ही अजीब सा एग्जांपल है, बट ठीक है, नेचुरली बंडल्ड है ये चीजें, ठीक है। तो ऐसी चीज होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल की सर्विसेज लेने जाते हैं तो, या होटल की सर्विसेज लेने जाते हो, तो आप रूम सर्विस का पैसा अलग से नहीं देते हो, वो रूम के चार्ज के साथ ही आता है। दीज आर नेचुरली बंडल्ड, कि आप एक रूम में जाके बैठे हो, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, आप जा जाके नहीं घूमोगे, आपको तक वो सर्विस पहुंचाई जाएगी। तो दीज आर नेचुरली बंडल्ड। तो उसमें प्रिंसिपल, अब जैसे होटल की बात करें तो होटल में प्रिंसिपल सप्लाई इज रूम का रेंट, ओके, यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई इज फ्लाइट की टिकट। या फिर अगर आपको मान लो कोई चीज
खरीद के लाए हो आप, और उसको खरीद के लाने का पार्ट था कि आप तक डिलीवर भी कराई जाएगी वो, तो भाई जो डिलीवरी है वो आप उसके लिए नहीं गए थे, आप उस चीज़ के लिए गए थे। तो डिलीवरी इज लाइक अ पार्ट ऑफ दैट सर्विस, इट्स नॉट द मेन सर्विस। तो मेन सर्विस का ध्यान रखना है। तो जहां पर भी कॉम्पोजिट दिखेगा उसमें जो मेन सर्विस होगी उसका जो भी रेट होगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, वो वहां पर लग जाएगा। अब आते हैं हम मिक्स्ड के ऊपर। तो यहां पर इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। हमने यहां पर बात करी नेचुरली बंडल्ड चीज़ों की, अब हम बात करेंगे कि मिक्स सप्लाई मतलब कि भाई कुछ भी मिला दिया आपने। जैसे कि हैम्पर्स आते हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस चीज़ का एक हैम्पर। एक हैम्पर रेडी किया गया ऑफिस में सबको बांटने के लिए, तो भाई उसके अंदर आपको दिया गया क्या क्या, स्किन केयर का सामान आ गया, ठीक है, और साथ में आपके पास यहाँ पर आ गया कुछ और चीज़ें, जैसे चॉकलेट्स दे दिया आपको, ठीक है, और मग दे दिया, कॉफ़ी मग दे दिया यहाँ पर। इस टाइप की आपको कुछ कुछ चीज़ें एक साथ एक बड़ा सा हैम्पर बना के दे दिया गया, ठीक है। और ये हैम्पर सप्लाई करने वाली कंपनीज होती हैं जो रेडीमेड हैम्पर्स आपको बेचती हैं। कंपनी ने किसी और कंपनी के पास गए, जो कि किसी और शोरूम में गए जहाँ पे बने बनाए हैम्पर्स मिलते हैं, तो उन्होंने लिया अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। तो जो कंपनी ये चीज़ खरीद रही होगी, तो भाई इसको इस पे रेट अगर देखा जाए तो भाई मान लो स्किन केयर का 18% है, चॉकलेट का 20% है, और मग का आपका 24% है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव यहाँ पर रेट्स हैं। तो यहाँ पर कौन सा रेट लगेगा? तो भाई जहां पर नेचुरली बंडल्ड था, जहां पर एक प्रिंसिपल सप्लाई आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, तो हमने प्रिंसिपल का लगा दिया था, चाहे वो कम होता ज्यादा होता। बट यहां पर देयर इज नो प्रिंसिपल सप्लाई, यहां पर एक जबरदस्ती का एक क्रिएट किया गया है बंडल। तो उस केस के अंदर आपका जो हाईएस्ट रेट होगा, तीनों चीजों में से जो हाईएस्ट रेट होगा, दैट विल बी लाइबल टू, जो उस रेट से पूरी की पूरी सप्लाई के ऊपर जीएसटी लग जाएगा। क्योंकि जो चार्ज किया जाएगा रेट तो पूरा होगा ना, कंसोलिडेटेड रेट आपसे चार्ज किया गया इसका 150 रुपये मान लो, इन तीनों चीज़ों का। अब उसमें 50 रुपये का ये है, 20 रुपये का ये है, बाकी पैसे का ये है, तो उसके अंदर वो नहीं देखेंगे हम एक एक को बाइफरकेट करके जीएसटी नहीं लगाएंगे, हम इसको मिक्स्ड सप्लाई डिक्लेयर करके एज अ होल जो हाईएस्ट रेट होगा वो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। तो भाई ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसको हल्का सा आप फटाफट रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली जो क्वेश्चन इसमें आते हैं उसके लिहाज से आप इसको समझ चुके हैं। आपको बस अपना एनालिटिकल माइंड लगा के एनालाइज करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये प्रिंसिपल प्लस ऑक्सिलरी सप्लाई है जो कि नेचुरली बंडल्ड है, तो उस केस के अंदर प्रिंसिपल का रेट लगा देंगे कंपोजिट बोल के उसको। बट अगर अननेचुरली फालतू में कोई कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, तो उस केस के अंदर उसको मिक्स सप्लाई डिक्लेयर करके हाईएस्ट रेट से उसको जीएसटी लगा देंगे। दैट वाज इट गाइज। अगर डेफिनेशन भी देखो तो भाई 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, या फिर उसके कॉम्बिनेशन में जो कि नेचुरली बंडल्ड है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और उनमें से एक प्रिंसिपल है। देखा, ये सारे एलिमेंट होगी ना पूरी डेफिनेशन क्रिएट। तो इस तरीके से यहां पर ये चीज होती है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका कॉम्पोजिट, उसके बाद दूसरा आपका आ जाएगा मिक्स्ड। तो भाई ये हुआ आपका यहां पर, ये देखो, उसके बाद आ जाएगा मिक्स्ड, जहां पर जो कि अब बेसिकली अगर और आसान भाषा में बोले ना तो मिक्स्ड वो होती है जो कॉम्पोजिट नहीं होती, ठीक है। कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड है, ठीक है। तो उस केस के अंदर मिक्स में आपका हाईएस्ट रेट लेंगे। तो यहां पर गाइज आपका चैप्टर हुआ खत्म। उसके अभी आप एक बल्क हल्की सी रीडिंग देना इस चैप्टर की, उसके बाद क्वेश्चन करके देखना। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई है उसके बेसिस पे दिमाग खोल के बस आपको चीजें करनी है, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आप बड़ा इजीली कर पाओगे। तो भाई यही था हमारा चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, कल शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।